हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेई डीमन एम्परर को मारने के लिए खुद ही सेक्रीफाइस हो गया और फिर वो सीधे 30,000 साल बाद उसी की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया। उसे पता था कि उसने पिछले जन्म में शियानबिंग केव में एक खास ट्रेजर छुपाया था, इसलिए शियानबिंग केव जाने के लिए एक बंदे की पिटाई कर देता है और फिर सजा की तौर पर उसे इस खतरनाक केव में भेजा गया। मगर उसका फेलो डिसाइपल टियानशिंग नहीं चाहता था कि लिन फेई की जान चली जाए, इसलिए वो लिन फेई की मदद करने केव में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया, इन दोनों को ढेर सारे स्नेक डीमंस ने घेर लिया था। अब आगे तो हम देखते हैं कि दोनों भी उन स्नेक डीमन के साथ फाइट कर रहे थे, मगर लिन फेई को पता था कि ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एम्बर लैंटर्न का यूज करके उन डीमंस को बर्न करना शुरू कर देता है। उस लैंटर्न ने एक ही झटके में सभी डीमंस को खत्म कर दिया। दरअसल ये लैंटर्न पहला किसी काम का नहीं था, मगर लिन फेई ने इन रिवर की मैजिक से उसे रिपेयर कर दिया। बस इस लैंटर्न की एक ही खामी थी, ये काम करने के लिए ढेर सारे वाइटल स्पिरिट को कंज्यूम करता है। इधर टियानशिंग उससे कहता है कि तुमने तो मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तो लिन फेई कहता है ठीक है, तुम वो एहसान चुका सकते हो, वापस जाने के बाद तुम मुझे अपनी मून डिस्क दे देना। जिस पर वो कहता है भाई पागल हो क्या, वो मून डिस्क मेरी थोड़ी ना है बल्कि मेरे मास्टर की है, उनसे तो मैं ये उधार लाया था। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि ठीक है, लेकिन अभी उसे एक्टिवेट करना ही होगा, हम उसका यूज करके यहाँ से किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर का खतरा अभी भी टला नहीं। जिस पर वो कहता है कि यार ये ट्रेजर मेरे बाप का थोड़ी ना है, वो तो मेरे मास्टर का है, इसलिए उसे तो भूल ही जाओ। तो लिन फेई कह रहा था कि अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो हमें उस डिस्क का यूज करना ही होगा। जिस पर टियानशिंग बता रहा था कि ये डिस्क बस दिन में एक बार ही यूज की जा सकती है। तो लिन फेई कहता है कि वो सब मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद उस डिस्क को गौर से देखता है, उस पर टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स थे जिनकी मदद से टेलीपोर्टेशन प्रोसेस की जाती थी। तो लिन फेई टियानशिंग से कहता है कि तुम बस इन डीमंस को संभाल लो और तब तक मैं इस डिस्क पर काम करूंगा। तो टियानशिंग उससे पूछ रहा था कि भाई आखिर तो करने क्या वाला है। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसलिए टियानशिंग भी उसकी बात मान जाता है। अब वहाँ पर कई सारे डीमंस आ गए थे, तो टियानशिंग अकेला ही उन डीमन के साथ फाइट कर रहा था। इसी दरमियान वो कमजोर पड़ जाता है और कई सारे डीमंस के हाथों घायल भी हो चुका था, मगर फिर भी वो लिन फेई को मदद के लिए नहीं बुलाता। इधर लिन फेई उस डिस्क पर ही काम कर रहा था ताकि वो पोर्टल ओपन करने के लायक हो जाए। इधर टियानशिंग बुरी तरह से घायल होके नीचे बैठ गया था। वो अपने मास्टर से माफी मांगता है कि वो अब उनकी डांट सुनने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, मगर इससे पहले कि डीमन उस पर अटैक कर पाए लिन फेई ने उन्हें खत्म कर दिया। साथ ही उसने 18 ऑब्जेक्ट्स बनाकर मून डिस्क को भी एक्टिवेट कर दिया। ये देखकर टियानशिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो लिन फेई से पूछ रहा था कि आखिर उसने ये करिश्मा कैसे किया, मगर लिन फेई कहता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता, तुम जल्दी से सिक लीडर के पास जाकर उन्हें बता दो कि डीमन किंग के माथे पर लगाया हुआ सील अब लूज हो चुका है, थोड़े ही समय में वो डीमन किंग आजाद हो जाएगा। और तुम्हें तो इसका मतलब पता ही है, अगर ऐसा हुआ तो डीमन किंग हमारे सेक्ट को बर्बाद कर देगा। इतना कहकर वो सीधे टियानशिंग को उस पोर्टल में फेंक देता है। टियानशिंग उसे डीमन के बीच में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर लिन फेई ने पहले ही उसे टेलीपोर्ट कर दिया। वो सीधे युआन पिक के माउंटेन गेट पर आके गिर गया। वहाँ पर जैंग था, तो टियानशिंग तुरंत ही उसे सेक्ट लीडर को डीमन किंग की खबर देने के लिए बता देता है। वही दूसरी तरफ हम ली चिंगशान नाम के बंदे को देखते हैं। ये वेन जिलियन पिक का डिसाइपल था। वो कल्टीवेशन में बिजी था कि तभी उसे खबर मिलती है कि टियानशिंग नाम के डिसाइपल ने रिपोर्ट किया है कि ईगल क्लिफ पर जो डीमन दफन है उसका सील डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। वो बंदे ली से कह रहे थे कि सेक्ट लीडर चाहते हैं कि आप इस मसले को इन्वेस्टिगेट करो। जिस पर ली कहता है कि डीमन किंग का सील मेरी जिम्मेदारी है, तुम लोग घबराओ मत, मैं अभी इस मैटर को हैंडल करूंगा। अब वो वहाँ से रवाना होने वाला था कि तभी वो डिसाइपल बताते हैं कि सीनियर लिन फेई नाम का जूनियर डिसाइपल भी स्नेक डीमन के झुंड में फंस चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे भी बचा लोगे। मगर ली इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी तलवार पर सवार हो के सीधा शियानबिंग केव की तरफ निकल पड़ता है। वो खुद से ही कह रहा था कि लिन फेई एक लूजर है, मुझे पता है कि अभी तक सांपों ने उसे खा के हजम भी कर लिया होगा, मगर मैं तो सील के लिए परेशान हूँ। इधर लिन फेई ने डीमंस के आधे झुंड को निपटा दिया था। वो कहते हैं अच्छा हुआ मैंने टियानशिंग को यहाँ से पहले ही भगा दिया, अब तो मैं उस ट्रेजर तक आराम से पहुँच सकता हूँ। जिसके बाद वो एम्बर लैंटर्न की मदद से बाकी के डीमंस को भी मारने ही वाला था, मगर तभी उस पर हमला हो जाता है। दरअसल वहाँ पर स्मोक के फॉर्म में डीमन किंग पहुँच चुका था, जिसे देखकर लिन फेई कंफर्म हो गया कि डीमन किंग पर लगाया हुआ सील लूज हो चुका है। अब उसने एक डीमन पूरी तरह से लिन फेई को जकड़ लेता है। वो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था
और अब डीमन किंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी शाओ शाओ वहाँ पर आ जाता है। उसने आते ही लिन फी को आजाद कर दिया, जिसके बाद उस डीमन किंग का मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। लिन फी देख रहा था कि शाओ शाओ के जिस्म पर कई सारे घाव थे, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से जबरदस्ती बाहर आ गया, और वो भी बस अपने मास्टर को बचाने के लिए। इधर शाओ शाओ डीमन किंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर डीमन किंग खुद वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी डिमोनिक ऑरा तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद शाओ शाओ लिन फी को लेकर ट्रेजर की तरफ निकल पड़ता है। लिन फी उससे कह रहा था कि वहाँ तुम्हें खुद भी जा सकता था, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो उस वजह से तुम्हें कितनी चोटें आई है। मैं बहुत मजबूर हूँ कि मैं बस तुम्हें घायल देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरी जान बचाई, मगर मैं एज अ मास्टर अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गया। इन सब से लिन फी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो काफी नाराज भी हो गया। थोड़ी देर में शाओ शाओ उसे केव के पास ड्रॉप करता है। लिन फी उससे कहता है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर एक हैंडसम बंदे बनकर ही बाहर आना, तो शाओ शाओ भी उसे प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। लिन फी कह रहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि तुम्हें खुद ही प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जिसके बाद वो एक कब्रिस्तान में मौजूद पोर्टल को ओपन करके अंदर चला आता है। ये वही जगह थी जहाँ पर लिन फी ने वो ट्रेजर छुपा के रखा था। तो लिन फी तुरंत ही उस जगह को खोद कर वहाँ से एक बॉक्स बाहर निकाल लेता है। उसमें कॉस्मिक डिस्क थी। लिन फी कह रहा था कि मैजिकल वेपन टाइम को भी रिवर्स कर सकता है। हालांकि ये 30,000 साल पीछे तो नहीं जा सकता, मगर मैं इसकी मदद से मेरी बॉडी की ब्रोकन फाउंडेशन को रिपेयर कर सकता हूँ। बस अब तो यही डिस्क मुझे पावरफुल बना सकती है। लेकिन एक ही सेकंड के अंदर वो डिस्क टूटकर चकनाचूर हो गई थी, और इसी के साथ साथ लिन फी का सपना भी टूट गया था। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो टॉप लेवल का मैजिकल वेपन था। वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई नकली डिस्क ऊपर रखी होगी, असली डिस्क इसी गड्ढे में कहीं पर होगी, मगर वहाँ पर दूसरा कोई संदूक मौजूद नहीं था। जिस वजह से लिन फी बहुत ज्यादा गुस्सा और मायूस हो गया। वो खुद की तकदीर से पूछ रहा था कि क्या इस जन्म में भी मुझे कमजोर और यूजलेस ही रहना होगा। जिसके बाद वो गुस्से में उस बॉक्स को ठोकर मारता है, और तभी उसके सामने एक और ट्रेजर एडमेंट ऑफ ताई आके गिर जाता है। वो कह रहा था कि ये वेपन मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये मेरी फाउंडेशन को रिपेयर नहीं कर सकता। दरअसल लिन फी ने जिस बंदे की बॉडी में जन्म लिया था वो बॉडी पहले ही डैमेज थी, और अब वो दोबारा से वापस जाकर उस आर्टिफैक्ट पर लिखी हुई राइटिंग पढ़ लेता है। उस पर लिखा था कि वो एक अल्टीमेट मैजिक वेपन है। और तभी लिन फी को अपने पास की बातें याद आती है। जब वो लाइब्रेरी में था तब एक बुक उसके पास अपने आप आकर गिर जाती है। लिन फी तो उस बुक की कवर देख के ही कह रहा था कि अरे ये तो घटिया किताब है। वो सीधे उस बुक को उठाकर पीछे फेंक देता है, और उसे बानहु नाम का सीनियर डिसाइपल कैच कर लेता है। वो लिन फी से कह रहा था कि अरे ये तो 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक की स्क्रिप्ट है, ये तो काफी अच्छी किताब है, फिर तुम इसे फेंकना क्यों चाहते हो। जिस पर लिन फी बताता है कि सीनियर मैं यहाँ का नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, मगर ये टेक्निक वाहियात है। अगर हमने इसे यहाँ रखा तो ये किताब हमारे आने वाले जनरेशन को नुकसान पहुँचा सकती है। तो बानहु उससे पूछ रहा था कि तुम्हें इतना गारंटी से कैसे कह सकते हो। जिस पर लिन फी कहता है कि भाई मैंने इस चीज को महसूस किया है। जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था तब मुझे स्वॉर्ड की सिंगल स्किल परफॉर्म करने में भी मुश्किल हो रही थी। अगर मेरे मास्टर मुझे समय रहते रोक नहीं लेते तो शायद मैं इसे फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए सिलेक्ट करता, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि ये स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा वाहियात है, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना ही सही रहेगा। जिस पर बानहु कह रहा था कि एक स्पेशल और पावरफुल टेक्निक है, इसे मास्टर करने के लिए हमें अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट पर स्वॉर्ड सीड को पक्का करना होगा। मैं मानता हूँ कि ये काम मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं। ये सुन के लिन फी भी हैरान था। वो बानहु से इस बारे में और जानकारी पूछने लगता है, तो बानहु उसे बताता है कि जो भी प्रॉब्लम हम कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं कर सकते उनको सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा हट के सोचना पड़ता है। और ये 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक भी ऐसा ही उलझा हुआ मसला है। वो कहता है कि कल ही मेरे एक फिजिकल कल्टीवेटर से फाइट हुई थी, उसकी ताकत मैजिक वेपन जितनी ही पावरफुल थी, तो अगर हम अपने बॉडी को एक मैजिकल वेपन में तब्दील कर पाए तो तभी लिन फी उसकी बात काटते हुए कहता है कि सीनियर मैं समझ गया, अगर हमें हमारी बॉडी को एक मैजिकल वेपन में बदलना है तो हमें स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं बल्कि 81 ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें ढेर सारी एनर्जी हो, इससे हम एक इनेट वेपन में बदल सकते हैं। अगर मैं अपनी बॉडी को एक वेपन में बदल पाया तो फिर मैं अपनी प्रिमोर्डियल स्पिरिट पर बिना स्वॉर्ड सीड पक्का किए ही इस खतरनाक 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। सीनियर वाकई हमारी स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक्ट में आपकी जितना टैलेंटेड बंदा कोई नहीं। जिस पर बानहु कह रहा था कि ये तो बस एक थ्योरी है, शायद ये काम ना भी करे, क्योंकि मैंने कभी ऐसी कोई टेक्निक के बारे में नहीं सुना जो हमारी ह्यूमन बॉडी को एक मैजिकल वेपन में बदल पाए। तो लिन फी कहता है ये तो बुरी खबर
पावर है, जिस पर वानहो कह रहा था कि तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है, अगर वो इसी में जाया हो गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। इतना कहकर वो खुद ही उस बुक को डस्टबिन में डाल देता है। वो कह रहा था कि तुम सही बोल रहे थे, ये बुक यहाँ रखना खतरनाक होगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। लिन फेई कह रहा था कि ह्यूमन बॉडी को एक मैजिकल वेपन में तब्दील करने की मेथड उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी, मगर शायद अब ये पॉसिबल है। सेलेस्टियल बुद्धा टेक्निक एंशिएंट टाइम्स में आर्टिफैक्ट को रिफाइन करने में यूज होती थी, और इसी टेक्निक का यूज करके हम कुछ भी रिफाइन कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन बॉडी भी शामिल है। ये ताइबी एनर्जी का ऑब्जेक्ट है। ये बिल्डिंग फाउंडेशन बनाने के लिए टॉप मटेरियल माना जाता है। और अब लिन फेई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो खुद से ही पूछ रहा था कि क्या वाकई में ये चाहता हूँ कि मेरी बॉडी एक मैजिकल वेपन बने। अगर मैं इस प्रोसेस में फेल हो गया तो मैं सरवाइव तो कर पाऊंगा, मगर फिर मैं एक यूजलेस ही रह जाऊंगा, जैसा मैं पिछले जन्म में था। मेरे ख्याल से इसका और भी कोई रास्ता होना चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। वो पावरलेस होने की वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो कहते कि ये बंदा कभी भी स्पिरिट नरिशिंग लेवल पर पहुंच नहीं पाएगा, इसे तो यहाँ से भगा देना चाहिए। मगर सेक के लीडर इसके मास्टर है, नहीं तो ये बंदा यहाँ रहने के लायक भी नहीं है। लिन फेई को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता था। साथ ही उसे लोगों की ताने सुन के बहुत तकलीफ भी होती थी, मगर वो बेचारा क्या करे, उसके पास कोई पावर नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे सेक में सिर्फ लिन फेई जिंदा बच गया था। वो कहता है कि मेरे मास्टर अक्सर कहा करते थे कि कोई भी चीज ना करके पछताने से बेहतर है उसे करके पछताओ। तो वो तुरंत ही ताई ऑब्जेक्ट की मदद से सेलेस्टियल बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसने उस ऑब्जेक्ट को रिफाइन करके अपनी बॉडी में डाल दिया, मगर वो ऑब्जेक्ट उसकी बॉडी में एंटर करते ही लिन फेई को तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी इस इनेट एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो तुरंत ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे डर था कि अगर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसकी कोर क्रश हो जाएगी। अब वो जल्दी से सोचने लगता है कि वो इस पावर को कैसे काबू करेगा। और तभी उसे सीनियर बानहो की कई बात याद आती है कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अलग पैंतरे अपनाने पड़ते हैं। इसलिए लिन फेई अपनी सोड को ही रिफाइन करके अपनी बॉडी में डाल देता है, और ये सोड उस ऑब्जेक्ट की पावर को बैलेंस करने में कामयाब हो गई। दरअसल ह्यूमन बॉडी में वाइटल स्पिरिट होता है, जो कि इनेट एनर्जी से एकदम अलग है, और इसी वजह से इन दोनों चीजों को मर्ज करना मुश्किल था। तो लिन फेई और ज्यादा इनेट एनर्जी को एक्सेस करके उसे एब्सॉर्ब करता है, और उसका ये पैंतरा काम कर गया। अब लिन फेई की पूरी बॉडी ग्लो होकर वो स्पिरिट नरिशिंग रेल्म के पहले स्टेज पर पहुंच चुका था। ये लिन फेई के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर उसे ऐसे ही कई सारे मकाम हासिल करने बाकी थे। ये तो बस उसके कल्टीवेशन के सफर का आगाज था, जिसके बाद वो कॉस्मिक डिस्क के टुकड़ों को कलेक्ट करके कहता है कि अगर मुझे मेरी बॉडी को एक इनेट वेपन में बदलना है तो मुझे उसके लिए 81 ऑब्जेक्ट यानी कि इंटरडिक्शंस अपनी बॉडी में डालने होंगे। मगर अफसोस ऐसे इनेट ऑब्जेक्ट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिसके बाद हमें ईगल पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुँच गया था। गाइस, ये वही बंदा है जिसे सेक लीडर ने डीमन किंग के सील को पक्का करने भेजा था। इधर टियानशिंग घायल हालत में लिन के पिक पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त लिन फेई ईगल पहाड़ी पर फंसा है, कि वहाँ से आपको कोई खबर मिली है? जिस पर बंदा कह रहा था कि हमारे सीनियर लिन कई दिनों से वहीं पर गए हैं, उन्हें डीमन किंग के सील को रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी है। अब तक तो उन्होंने वापस आ जाना चाहिए था। ये सुनकर टियानशिंग कह रहा था कि मुझे पता है आपके सीनियर लिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने लिन फेई को जरूर से बचा लिया होगा। और तभी वहाँ पर लिन पहुंच जाता है। टियानशिंग उसे ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है। वो कह रहा था सीनियर, मेरे साथ एक और बंदा ईगल पहाड़ी पर फंस गया था, उसका नाम लिन फेई है, वो ठीक तो है ना? जिस पर लिन जवाब देता है कि वो तो मर चुका है। ये सुनकर तो टियानशिंग काफी डर गया था। वो कहते सीनियर, क्या आपने उसे मरते हुए अपनी आंखों से देखा है? तो अब लिन को जवाब देने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे आ गया था गुस्सा। वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सवाल पूछो। तो टियानशिंग मायूस होकर कह रहा था कि मैं तो बस लिन फेई के लिए बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। तो लिन उसे बताता है कि लिन फेई की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है और ईगल पिक पहाड़ी डीमन से भरी पड़ी है। तो उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि उसका ईगल पिक पर बचना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम अगर उसे ढूंढने भी गए तो भी हमारा सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। मगर टियानशिंग उससे कह रहा था कि सीनियर, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज दोबारा जाकर लिन फेई की तलाश करें, मुझे लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगा। मगर लिन ने उस
पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया था। टियानशिंग कहता है कि सेक लीडर ने आपको हुक्म दिया था कि आप लिन फेई को ढूंढ के वापस लाओगे, तो आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? उस बेचारे की जिंदगी खतरे में है और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। ये सुनकर लिन उस पे पाँव रख देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे जैसे फालतू लोग मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते और ना ही मुझ पर उंगली उठा सकते हैं। अब उसने टियानशिंग को घायल करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, मगर इससे पहले कि वो अपने जानवर के पंजे जैसे हाथ से टियानशिंग पर हमला करे, लिन फेई ने अपनी हल्की सी पावर का यूज करके टियानशिंग को बचा लिया, जिसके बाद वो टियानशिंग को उठा लेता है। लिन तो लिन फेई को वहाँ देखकर हैरान था। वो कहता है अच्छा तो ये है लिन फेई, ये तो हार्डली स्पिरिट नरिशिंग लेवल पर है, तो फिर ये वहाँ से जिंदा वापस कैसे आ गया? इधर लिन फेई टियानशिंग से उसकी खैरियत पूछ रहा था, तो वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान था। जिसके बाद वो लिन से कहता है कि लिन फेई वापस आ चुका है, इसीलिए अब मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, मगर लिन के अंदर थे कीड़े। वो कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी है? ये सुनकर टियानशिंग भड़क गया था। वो कहता है लिन भले ही तुम कोर डिसाइपल हो, मगर तुमने औकात में रहना चाहिए। इस बार तुम्हारी लापरवाही की वजह से डीमन किंग आजाद होने वाला था। हमारे सेक लीडर ने डीमन किंग के सील की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी थी, मगर तुम उसे गार्ड करने में फेल हो गए। अगर लिन फेई समय रहते ये बात नोटिस नहीं करता तो हमारे सेक में तबाही मच जाती। इधर लिन फेई दिल में ही सोच रहा था कि अगर ये बंदा सील को गार्ड करता है तो फिर इसने सील के लूज होने की रिपोर्ट सेक को क्यों नहीं दी? ओ अब मैं समझ गया, ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर रहा है। इधर लिन फेई पर पावरफुल अटैक कर देता है, मगर लिन फेई ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कह रहा था कि सेक ने तुम्हें पनिश किया और इसी वजह से तुमने डीमन किंग के सील को हटाने की कोशिश की ताकि तुम हमारे सेक से रिवेंज ले पाओ। इसीलिए लिन फेई जल्दी से अपनी गलती कबूल करो, और अगर तुमने गलती मानने से इनकार किया तो फिर मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस पर टियानशिंग कह रहा था कि ये सब झूठ है, तुम लिन फेई पर इल्जाम लगा रहे हो। तो लिन कहता है कि ओहो तुम्हें तो शायद लिन फेई से बहुत प्यार है। इधर लिन फेई टियानशिंग को कुछ इशारों में बता देता है, तो टियानशिंग तुरंत ही वहाँ से चला गया था। लिन तो ये सब देख के बहुत ज्यादा हंस रहा था। वो कहते तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, जो बंदा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था तुमने उसे यहाँ से भगा दिया। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि बेवकूफ तो तुम हो, और वो भी एकदम असली प्योर बेवकूफ। तुम्ही ने डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए डीमन सील का यूज किया है, और अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुम वो इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो, मगर तुमने जो वजह बताई है वो बहुत ही फालतू है। सेक की पनिशमेंट का बदला लेने के लिए मैं डीमन किंग को आजाद करूंगा। अरे अरे जरा सोचो तो तुम क्या बोल रहे हो? तुम में तो एक कौड़ी की अकल नहीं है। पता नहीं तुम कोर डिसाइपल कैसे बन गए? कहीं रिश्वत तो नहीं खिलाई तुमने किसी को? लिन फेई की बातें सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क गया था, जिस वजह से वो तुरंत ही लिन फेई पर हमला कर देता है, मगर अपने हीरो ने तुरंत ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इधर लिन खुद से ही कहता है कि अच्छा तो इसके पास ताई स्वॉर्ड आ रहा है, और इसी वजह से ये मेरी डिमोनिक एनर्जी को रिस्ट्रेन कर पाया, नहीं तो ये मेरे सामने टिक नहीं पाता। इधर लिन फेई उससे कह रहा था कि अरे रे तुम तो कोर डिसाइपल के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा हो, तुम्हारे अंदर कोई खास पावर नहीं। ये सुन के लिन तुरंत ही डीमन गॉड स्लेयर को एक्टिवेट कर देता है। इधर लिन फेई ने भी अपनी ताई स्वॉर्ड को समन कर लिया था। वो देखता है कि लिन के स्नेक डीमन उसे मारने आ रहे हैं, तो एक ही स्लैश में उन्हें खत्म कर देता है, मगर इसमें लिन फेई भी घायल हो गया था। हालांकि उसने लिन पर भी एक छोटू सा हमला कर दिया था। लिन उससे कह रहा था कि तुम एक मामूली से बंदे हो, लेकिन फिर भी मरने से पहले तुम मुझ पर अटैक करने की हिम्मत दिखा रहे। मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग वाकई घुटनों में है, लेकिन तुम्हारे पास काफी खास ट्रेजर भी है जो आगे चल के तुम्हारे काम आ सकता था। अफसोस तुम्हारी मौत के बाद वो ट्रेजर भी जाया हो जाएगा। इधर लिन फेई जैसे तैसे उड़ गया था। उसे जिंदा देखकर लिन कह रहा था कि तुमने जिंदा रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तो तुम्हें एक दर्दनाक मौत मिलेगी। तो लिन फेई कहते हैं अच्छा जी तो चलो दिखाओ ना तुम मुझे कैसे मारोगे। देखो ये मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी टेक्निक के दम पर इतना उछल रहे हो, मगर मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि तुम मुझे मारो इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर लिन कहता है यार तुम इतनी बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारी इस ब्लफिंग का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं किसी को मारने का फैसला लेता हूँ तब हमेशा वो बंदा मारा ही जाता है, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब लिन उस पर हमला करने के लिए रेडी था, और इधर लिन फेई ने भी उस पर छोटू सा अटैक किया हुआ था, तो उसी अटैक को भड़काने के फिराक में था। मगर तभी वहाँ पर सीनियर वांग पहुँच जाते हैं। ये टियानशिंग के सीनियर है। लिन उससे कह रहा था कि वांग तुम इसमें दखल ना ही दो तो बेहतर होगा। जिस पर वांग कह रहा था कि सेक लीडर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे लिन फेई को वेंजियान पीक ले जाने बोला है, तो बोलो क्या तुम हमारे सेक लीडर के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते
बनाते हो, जिस पर लिन बस टेढ़ी सी स्माइल करके अपने अटैक को सीज कर देता है। वो वाइटल स्पिरिट वॉइस का यूज करके कह रहा था कि बस 1 महीने के अंदर ही मैं जिंडान रेल पर पहुंच जाऊंगा और तब मैं लिन फे को जरूर से खत्म कर दूंगा। जिस पर लिन फे भी स्माइल करते हुए जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 1 महीने के अंदर जिंडान रेल पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करोगे तब कोशिश करके अपने कोर को छू के देखना कि वहाँ तुम्हें कितना दर्द होता है। मगर लिन को उसकी बातें बकवास लग रही थी। अब उसके वहाँ से जाते टियानशिंग लिन फे को उठा लेता है। लिन फे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, अच्छा हुआ तुम सीनियर वांग को सही टाइम पर यहाँ लेके आए, वरना मैं उस लिन को इधर ही निपटा देता। तुमने मेरे हाथों किसी का खून होने से बचा लिया, अगर वो मर जाता ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि वो तो एक कोर डिसाइपल है। टियानशिंग को उसकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। वो कहते अरे वाह तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। खैर ये मत भूलो कि तुम बस स्पिरिट नरिशिंग स्टेज पर हो, ना कि धर्माकाया लेवल पर। जिसके बाद वो वांग का भी शुक्रिया अदा कर रहा था। अब सीनियर वांग उसे सेक लीडर के पास लेके आ जाता है। ये लोग हॉल में जाते ही उन्हें ग्रीट करते हैं। इस सेक लीडर का नाम था कियान युआन और ये कल्टीवेशन की धर्माकाया स्टेज के पिक लेवल पर थे। अब सेक लीडर इन्हें बैठने के लिए बता देते हैं। लिन फे को यहाँ पर काफी नर्वसनेस फील हो रही थी और तभी लीडर इससे कहती कि अच्छा हुआ तुमने डीमन किंग की सील की खबर दे दी, वरना वो डीमन किंग आजाद हो जाता और फिर हमारे स्वॉर्ड इंक्वायरी सेक को एक अनचाहे जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता। तुमने हमारे सेक को बड़े नुकसान से बचाया है, इसीलिए तुम्हारी पनिशमेंट को खारिज करते हुए मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी देना चाहता हूँ। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लिन फे कहते हो आपने तो सीधे रिवॉर्ड की ही बात कर दी। वेल मैंने इसके बारे में कुछ भी सोचा नहीं था। जिस पर सेक लीडर कहते कि तुम फिलहाल स्पिरिट नरिशिंग लेवल पर पहुंच चुके हो, तो चलो हम तुम्हारी स्वॉर्ड सीड को नरिश करने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं। उन्होंने एक बॉक्स से मोर रिफाइंड गोल्ड बाहर निकाल लिया था। वो बताते हैं कि ये गोल्ड स्वॉर्ड कास्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही मोजियान पिक के एल्डर वो तुम्हें स्वॉर्ड सीड को कास्ट करने में मदद करेंगे। अब ये रिवॉर्ड पाकर तो लिन फे बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये गोल्ड में एडमंड एनर्जी का काफी अच्छा सोर्स है। अगर लिन फे इसे सही से यूज करेगा तो ये गोल्ड उसकी ताई स्वॉर्ड ऑरा की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता था। ये गोल्ड आगे चल के लिन फे की बॉडी को एक मैजिक वेपन बनाने में मदद करेगा। तब लिन फे बड़ी ही तेजी से घर की तरफ चला जाता है। इधर टियानशिंग कह रहा था कि अरे मैं तो ये पूछना ही भूल गया कि तुम उस केव से बाहर कैसे आ गए। मगर वो देखता है कि तब तक तो लिन फे काफी दूर जा चुका था। वो कहता है खैर कोई नहीं, सबके अपने अपने राज होते हैं, शायद लिन फे का भी कोई राज होगा जो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उसके बारे में ना पूछूं यही बेहतर होगा। इधर लिन फे घर आकर तुरंत ही कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि गोल्ड का टुकड़ा मुझे बहुत ही सही टाइम पर मिला है, इससे मैंने हाल ही में जो फौज की हुई स्वॉर्ड ऑरा है वो स्टेबलाइज होगी और अब उस गोल्ड को अच्छे से एब्जॉर्ब करके स्पिरिट नरिशिंग की मिडिल स्टेज पर पहुंच गया था। वो कहता है पता नहीं सीनियर ली को अभी तक मेरा तोहफा मिला होगा या नहीं। दरअसल वो उसी अटैक की बात कर रहा था जो उसने लिन की कोर पर किया हुआ था। इधर हम लिन को देखते हैं जो डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और तभी अचानक से उसे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसे लिन फे की कही बात याद आ रही थी। वो कहता है कि लिन फे ने मुझे बताया था कि अगली बार जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तब यकीनन मेरे कोर में दर्द होगा। वो कहता है पता नहीं लिन फे आखिर कौन है और वो मेरे अंदर स्वॉर्ड ऑरा प्लांट कैसे कर पाया। मगर लिन फे शायद तुमने मुझे हल्के में लिया है, तुम्हारी ये हल्की सी स्वॉर्ड ऑरा मुझे पावरफुल बनने से रोक नहीं सकती। बस एक बार मुझे इस ताई स्वॉर्ड ऑरा को एब्जॉर्ब करने दो, फिर देखते हैं कि तुम मेरे डीमन गॉड स्लेयर से कैसे बचोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।